चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप लोग? बढ़िया है, एकदम अच्छे हैं। नींद वींद हो गई पूरी अच्छे से? चलिए, अब ओके, अब मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा होता है क्या कि लाइफ में पुरानी गलती हम करके और फिर बहुत ज्यादा लेट रियलाइज करते हैं उसको? होता है। अब वो गलती जो कर चुका है कोई, वो आपको समझा सकता है कि नहीं? और गलती कौन करते हैं? जो आप इस एज में गलती करोगे, वो हमारी एज में जो आज लोग हैं वो कब कर चुके हैं? जब हम आपकी एज में थे। जरूरी नहीं हर किसी ने करी हो, पर जनरली बेटा कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलतियां करता है। तो मैं एक छोटा सा आपसे है ना क्वेश्चन करता हूं, आप उसका आंसर दो। 2 मिनट की हम बात करेंगे, फिर हम आ जाएंगे वापस किस पर? हमारी पढ़ाई पर। यू आर हियर फॉर वॉट? वेन डू यू एक्सपेक्ट टू बिकम सीएस? कब एक्सपेक्ट करते हो आप? ईयर? 2-3 साल? फिर भी एक ईयर दे दो मुझे। 27 में। चलिए, अब ऐसा हो सकता है क्या बेटा कि 27 में आप सीएस ना बन के 28 में बनो, 29 में बनो? राइट, हो सकता है, होता ही है, जनरली होता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग, आप कब बने? 27-30। फॉर एन एग्जाम्पल आप 28 में बनते हो या 29 में बनते हो? अगर आप 27 में सीएस बन जाते तो आप क्या इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देते? इनिशियल इनकम कुछ भी हो सकती है आपकी। क्या हो सकती है सर? हो सकता है 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख। एआईआर आ गई तो और ज्यादा। यहाँ पे कितनी इनकम आप अर्न कर लोगे? इससे +2 कर दो, +3 कर दो। यहाँ पे आप कितनी अर्न कर लोगे? अगेन यहाँ पर जो इनकम आ रही है उससे +2, +3, +4, कम ज्यादा हो सकती वेरिएबल। अब बेटा यहाँ पर जो सीएस बन गया और जो यहाँ पर बना, बताओ कितना बड़ा डिफरेंस है उसमें? 3 साल का। तो इनिशियली आपने कितना लॉस कर दिया? कितना लॉस कर दिया? मिनिमम 10-12 लाख का तो आपने लॉस इनिशियल ईयर में ही कर दिया। 7 लाख, 8 लाख, जो भी आपका पैकेज होने वाला है, फिर आपने कितना लॉस करा? +2। अब अगर मान लो आपकी वर्किंग एज है और आप अभी, कितनी एज है एवरेज आप लोगों की बेटा? 21 +2, 23 में आप सीएस एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट? एवरेज लेते हैं 60 साल तक आप कमाओगे। बोलो यहां की इनकम कितनी होगी आपकी? इट कैन बी इन करोड़। आप अगर 2 साल लेट सीए बनते हो तो आप 2 साल कम कमा पाओगे, 2 साल कम अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाओगे, 2 साल कम प्लानिंग कर पाओगे, राइट? तो ये है इसका वाइडर इम्पैक्ट। हमें ऐसा लगता है सर एक अटेम्प्ट ज्यादा लग जाएगा। नहीं बेटा, एक अटेम्प्ट ज्यादा लग रहा है तो आपका कितना बड़ा लॉस है आपको आज पता नहीं है। जब आपकी एज में पीपल विल बी मैनेजर और आप क्या होगे? उनके अंडर में काम करोगे। ऐसा भी हो सकता है आपकी एज उनसे ज्यादा हो, आपसे कम वाली एज में आपके बॉस है, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो इसलिए बेटा बिल्कुल फोकस करो, करियर को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज लाइफ में, जीने का टाइम बहुत आएगा बेटा। अभी जो टाइम है आपको उसको फोकस करना है, बाद में जो टाइम आएगा आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा आप सोचो, राइट? तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है, इसलिए जिस एज में जो चीज हमें करना है वो हमें कर लेना चाहिए। आगे जाकर के बेटा आपकी बॉडी की एफिशिएंसी भी कम होगी, जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी कैपेसिटी काम करने की कम होती है। गेटिंग माय पॉइंट? सर ये सब क्यों समझा रहे हो? बेटा इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, 10 साल पहले कोई स्टूडेंट था, तो कुछ फैमिली में ऐसे कॉन्सिक्वेंस आ गए थे कि उसको पढ़ाई करना छोड़ना पड़ी। अब उसने पढ़ाई छोड़ दी तो बोला सर मुझे 1-1.5 साल का गैप करना था।
एक डेढ़ साल का गैप करने के बाद बेटा जब उसने रीस्टार्ट करी पढ़ाई तो उसका मन नहीं हुआ, फिर एक डेढ़ साल का गैप उसने अपने मन से ले लिया। कितने साल का गैप हो गया? 3 साल का। 3 साल के भी गैप के बाद बेटा जब उसने पढ़ना चालू करा, बोला सर अब मुझे ना बॉडी इतना एफिशिएंसी काम नहीं, मतलब जो उस पर्टिकुलर टाइम में जो उसके एज के लोग उसकी उस जो वो पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं, सीए फील्ड से कर रहा है वो, सीए फील्ड में, तो उससे जो कम वाले एज के लोग हैं उनका माइंड ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा एफिशिएंट है, बट कंपेरेटिवली उसका इतना नहीं हो पाता। तो बोला सर मुझे कॉम्पीट करने में अब प्रॉब्लम आ रही। तो ये बेटा बहुत वाइडर कॉन्सिक्वेंस है जो आज हमें नहीं समझ आ रहा है, पर कब समझ आएगा? जब टाइम हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आप जितनी जल्दी सीएस बन जाओगे उतना ही ज्यादा लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले पाओगे और अपने आप को बेटा सेटिस्फाई कर पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, राइट? चलिए, तो ये छोटा सा ज्ञान था, बहुत ज्यादा हेवी हेवी बातें हो गई। तो हम मिल लेते हैं हमारे दोस्त से। कौन है बेटा हमारा दोस्त? हाँ, सीधे उसके पास चलते हैं। हमारी लाइफ में बेटा एक आधा दोस्त तो ऐसा होता ही है जिसके पास जाओ तो उसकी हरकतों को देख के मूड कितना भी खराब हो आपका अच्छा हो ही जाता है। हमारी क्लास में कौन है बेटा? ये, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में बहुत डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कितने साल का डिफरेंस है? 1 साल का डिफरेंस है, ठीक है। कोई भी इनकम अगर हमने अर्न करी है कहां पर? 2024 में से लेकर के 2025 तक, ये क्या हो जाएगा उस इनकम के लिए? बताइए जल्दी से। हेलो, प्रीवियस ईयर। और इसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। 25-26 हो जाएगा। छोटी सी बात बताओ बेटा, अगर इनकम यहां पर अप्रैल से नहीं कमाते हुए आपने साल के बीच से स्टार्ट करिए कमाना, इनकम अर्निंग कब से स्टार्ट करिए? साल के बीच से। तो जब बेटा साल के बीच से आप स्टार्ट करोगे इनकम, तो भी क्या प्रीवियस ईयर चेंज होगा क्या? नहीं। अगर पर्टिकुलर उसी ईयर की इनकम है तो प्रीवियस ईयर वही होगा और असेसमेंट ईयर उसके 1 साल बाद होगा। सर एक बात बताओ सर, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ये नाम क्यों दिया? जब भी इनकम असेस होगी, असेस यानी कैलकुलेट होगी, किसके लिए? टैक्स भरने के लिए। तो वो कौन से ईयर में होती है? 1 साल बाद होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए जिस साल में आपने इनकम अर्न करी उसका नेक्स्ट ईयर जिसमें इनकम असेस हो रही है, आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, उसको हम बोल देंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसपे इनकम क्या हो रही है बेटा? असेस हो रही है, कैलकुलेट हो रही है। कंप्यूटेशन कब हो रहा है? इनकम का 1 साल के बाद। तो जिस साल में इनकम असेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। वेरी गुड। और जिस साल की इनकम को आप असेस करोगे वो क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर, है ना। कल आपने एक बहुत ही इनोसेंट रिप्लाई दिया था, मैंने आपको बोला एक बात बताओ, 2024-25 में इनकम अर्न करिए, तो मुझे बताओ इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो बहुत ही इनोसेंटली आपने क्या बोला सर? 23-24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप नाम से कंफ्यूज हो गए, राइट। तो प्रीवियस ईयर का मतलब 1 साल पहले वाला नहीं है। 1 साल पहले वाला किससे कंपेरिजन में? असेसमेंट ईयर के कंपेरिजन में 1 साल पहले वाला है, राइट। जिस साल इनकम आप कमा रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। अब बेटा एक छोटी सी बात मुझे बताना, क्या आपको सेक्शन नंबर याद हुआ था क्या? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स 4। वेरी गुड। चार्जिंग सेक्शन में क्या बातें थी? मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स के अंदर जो पावर आता है इनकम पर टैक्स लगाने के, वो कौन से सेक्शन से आता है? चार्जिंग सेक्शन से। गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आया था? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो गवर्नमेंट ने क्या बना दिया? इनकम टैक्स लॉ बना दिया। इनकम टैक्स लॉ में ऐसा कौन सा सेक्शन है जो बाकी पूरे लॉ में एम्पावर करता है, पावर देता है कि वो भी क्या कर सके, बाकी सेक्शंस एनफोर्सेबल और उनके अकॉर्डिंग टैक्स लग पाए? कौन सा ऐसा सेक्शन है? सेक्शन 4। ये चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है मुझे बताओ? ये चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? क्या हमने 4 बातें पढ़ी थी क्या इसके रिलेटेड? हेलो, देखिए सबसे पहले क्या था बेटा? इट लेज डाउन द बेसिस ऑन विच टैक्स इज इम्पोज। इस सेक्शन में क्या लिखा रहता है? बेसिस से। बेसिस मींस
इसमें जो चीजें लिखी होगी वो बताएगी कि टैक्स कैसे इंपोज होगा। हेलो, सेक्शन 4 अलोन, अकेला बेटा ये वाला सेक्शन सारे सेक्शन को पावर करता है। क्या करता है बेटा? एम्पावर करता है। क्या एम्पावर करता है? कि वो एनफोर्सिएबल हो। एनफोर्सिएबल मतलब क्या बेटा? उनको एक तरीके से पावर दे दिया कि वो इनकम पर टैक्स लगाएं। मुझे बताओ। ओके, इनकम टैक्स शेल बी चार्ज एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स कौन से रेट पे लगेगा? जो फाइनेंस एक्ट पर रेट्स दिए हुए हैं। और कब कौन से? फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और उसका कंप्यूटेशन कब होगा? असेसमेंट ईयर में। जो टैक्स का चार्ज होगा, जो टैक्स लगेगा, वो किस पर लगेगा? किसी भी पर्सन पर। पर्सन कौन हो सकता है? नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होगा? नेचुरल पर्सन कौन हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग। मैं नेचुरल पर्सन हूं क्या? राइट। आप नेचुरल पर्सन है क्या? यस। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? जो किसी बॉडी कॉर्पोरेट। नेचुरल पर्सन को छोड़ के बाकी सब कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड। कौन सी इनकम पर टैक्स लगता है? प्रीवियस ईयर की इनकम पर। असेसमेंट ईयर की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। और फाइनली बेटा, जो टैक्स लगेगा वो टोटल इनकम पर लगेगा, जो कि कैसे कैलकुलेट हुई है? इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हुई है। मैंने आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया था बेटा, मिस्टर मगनलाल या छगनलाल। किसका दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई तो ऐसा था बेटा जिसने 10 करोड़ रुपए इनकम कमाई और लॉस कितना बता दिया? 12 करोड़ का। राइट। प्रॉफिट हो रहा है 10 करोड़। आप लोग बेटा जाके उसका प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 करोड़। पर उसने कितना बताया? नहीं, उसने लॉस बता दिया। उसने लॉस बता दिया। क्यों? क्योंकि सर उसने एक बिल्डिंग परचेज करी थी 12 साढ़े 12 करोड़ की। उस बिल्डिंग को क्या मान लिया उसने? खर्चा मान लिया। उसको खर्चा मान के क्या करा? इनकम में से माइनस कर दिया, तो लॉस आ गया उसका। अब बेटा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए सभी के लिए इनकम का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये इस एक्ट में मेंशन करना जरूरी था कि नहीं था? क्योंकि हर कोई बेटा अपने तरीके से इनकम को कैलकुलेट करेगा तो कोई टैक्स भरेगा क्या? नहीं भरेगा। तो इसलिए क्या करा, आपको यहां पर चार्जिंग सेक्शन में बता दिया कि जब भी इनकम आप कैलकुलेट करोगे, किस पर्पस के लिए? टैक्स के पर्पस के लिए। तो वो इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? कैसे कैलकुलेट होगी? हाउ द इनकम विल बी कैलकुलेटेड? एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स में जो प्रोविजन दिए हैं, जो रूल्स दिए हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग क्या होगी? इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है। आप लिख रहे हो क्या बेटा कुछ? आर यू राइटिंग समथिंग? क्या लिख रहे हो आप? ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, राइट? आई एम वर्किंग वेरी स्ट्रिक्टली ऑन दैट, राइट? मैं जितना जल्दी हो पा रहा है कोशिश कर रहा हूँ कि नोट्स आपको रेडी करके मैं दे दूं। नॉट ओनली फॉर जितना हमने पढ़ा है पूरा एंटायर सिलेबस, डीटी के सारे नोट्स पूरे सिलेबस के मैं आपको देने वाला हूँ, राइट? इट विल बी अ कंपाइल्ड वर्जन, बुकलेट आएगा आपके पास, है ना? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इजी लैंग्वेज में, ऐसा वहां पे आपको एज इट इज मिलेगा। ठीक है, चलिए। लिखिए, मैं आपको लिखवाता हूँ बेटा। सेक्शन 4, सेक्शन 4 is the charging section. Section 4 is the charging section. It empowers other sections of the act. It empowers other sections of the act. Income
मुझे बताओ, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है और दूसरे सेक्शन को क्या करता है, ये एम्पावर करता है। टैक्स किस पे एप्लीकेबल होता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, किस पे एप्लीकेबल होता है? वेरी गुड। एज पर this section, tax is imposed on the person। सर पर्सन इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि इसकी डेफिनेशन है बेटा जो हमको पढ़नी है। और मुझे बताओ, इनकम का कैलकुलेशन कैसे होगा? द इनकम, वेरी गुड, इज कैलकुलेटेड assessed as per the provisions contained in the act। यहां पे बेटा जब भी मैं एक्ट की बात कर रहा हूं, कौन सा एक्ट है वो? राइट, इनकम टैक्स एक्ट। बोलो, लिखा क्या बेटा? वेरी गुड। अब आप लिखो प्रीवियस ईयर। इसकी डेफिनेशन बेटा, इसकी डेफिनेशन तो आप भी बता सकते हो। वेरी गुड, ईयर इन विच इनकम इज अर्न। तो इसको ऐसे बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर इज द इनकम, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न एंड विच इज टैक्सेबल इन व्हाट। ठीक है, लिखो इसको। प्रीवियस ईयर मीन्स, previous year means the year in which income is earned। previous year means the year in which income is earned। previous year means the year in which income is earned। previous year means the year in which the income is earned। और मुझे बताओ जो टैक्स पे होगा वो कौन सी इनकम पे होगा? प्रीवियस ईयर की इनकम पर। द टैक्स इज पेड ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। इन कंटिन्यूएशन लिख दो, द टैक्स इज पेबल ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्या आया समझ में बेटा? प्रीवियस ईयर जो होगा, विल इट बी अ कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर। प्लीज एट द पॉइंट, प्रीवियस ईयर फॉर द टैक्स पर्पस shall be from April to March। आप पूरा लिखना, फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। मुझे बताओ असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या होगी? द ईयर इन विच इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड। लिखो, द ईयर इन विच income of the previous year is
assessed. Assessed means what beta? Calculated, determined, computed. इसमें ऐसा जोड़ दू क्या, एंड टैक्स इज पेबल? हेलो, सिर्फ इनकम असेस होती है कि टैक्स भी पेबल होता है? टैक्स भी पेबल होता है. अगेन दिस ईयर विल बी फ्रॉम व्हेन टू व्हेन? अगेन, बट इसको आप कैसे लिखोगे? दिस ईयर इज, दिस assessment is the period of 12 month after the end of previous year. प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद ये 12 महीने का टाइम पीरियड होता है. ओके, इसको हम बोल सकते हैं अगेन इट इज द फाइनेंशियल ईयर. बट इसको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आप टर्म यूज नहीं करते हुए आप बोलोगे इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ आफ्टर द प्रीवियस ईयर. लिख दो, दिस इज पीरियड ऑफ 12 मंथ after the previous year and starts from April 1 to March 31. हेलो, आ रहा है क्या समझ में बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया. When you see section 4, when you see section 4, इसमें एक पॉइंट था बेटा जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर से रिलेटेड था. इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर. इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, मुझे बताओ क्या नाम है इसका? पर्सन. क्या नाम है? अब बेटा जो लॉ होता है ना, लॉ में हर चीज की डेफिनेशन दी होती है चीजों को प्रिसाइज और कंसाइज करने के लिए. अदरवाइज क्या हो, जब डेफिनेशन ना हो तो व्हाट पब्लिक विल डू, व्हाट पीपल विल डू? एक तो क्लैरिटी नहीं आएगी उनको लॉ में. सेकेंडली बहुत सारे लूपहोल्स निकल जाएंगे टैक्स को सेव करने के. अभी भी लोग निकालते हैं. एक्ट इतने बड़े बड़े होते हैं, लॉज इतने बड़े होते हैं. रीजन क्यों क्या होता है कि पीपल गेट द चांस टू फाइंड द लूप होल. उससे बचने के तरीके निकाल लेते हैं लोग. ठीक है, अब इसलिए पर्सन की डेफिनेशन को भी उन्होंने एक्ट में डाल दिया, इंसर्ट कर दिया. रीजन सिंपल है, अगर आप टैक्स लगा रहे हो पर्सन पर और आपने ये बताया ही नहीं कि पर्सन कौन है, अगर आप टैक्स लगा रहे हो पर्सन पर और आपने ये बताया ही नहीं कि पर्सन कौन है, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? एक फ्रेंड है मेरा, तो उसने मेरे से 10,000 रुपए लिए. बोला देता हूं, देता हूं, बस दे दूंगा. तो मुझे ऐसा लगा बेटा देता हूं, दे दूंगा तो अभी 2-4 दिन में दे देगा. 10,000 बड़ा अमाउंट तो नहीं. 15-20 दिन के बाद मैंने उसको मैसेज करा. अब दोस्त तो दोस्त होते हैं बेटा, तो मैंने उसको मैसेज करा कि हाय और अमाउंट. बोला हाँ देता हूं. फिर टाइम निकला, फिर मैसेज करा, बोला हाँ दे दूंगा, भाग थोड़ी ना रहूं. फिर मैंने स्ट्रिक्टली बोला, मतलब क्या है ये? बोला मैंने बोला तो था देता हूं, मैंने तारीख बताई क्या कब दूंगा, तारीख बताई क्या? तो अगर कोई बोले मैं देता हूं पर उसके पीछे तारीख नहीं बताया, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पूछना है तारीख क्या है. इनकम्प्लीट चीजों में क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्लैरिटी नहीं आती. इसलिए गवर्नमेंट बहुत क्लेवर बेटा, उन्होंने क्या करा, पर्सन को बता ही दिया कि ये लोग क्या हो जाएंगे, पर्सन.
अब आप इंडिविजुअल हो तो भी आप पर्सन हो, आप कंपनी हो तो भी आप पर्सन हो। सर हम तो पार्टनरशिप फॉर्म बना देंगे तो भी आप पर्सन हो, उसको भी डेफिनेशन में कवर कर दिया। सर हम तो एलएलपी बना देंगे, ये तो नया कॉन्सेप्ट, तो भी आप पर्सन हो। एचयूएफ बना दी तो भी आप पर्सन हो। सर हम तो है ना कुछ बनाते ही नहीं है, ना पार्टनरशिप फॉर्म ना कंपनी, कुछ भी नहीं बनाते, हम तो दो तीन लोग मिलकर के कुछ बिजनेस कर लेते हैं और बस। अब हम कौन है किसी को पता नहीं है, तो भी आप पर्सन हो, ये भी बता दिया गया, इंडिविजुअल। अब बेटा एक बात ध्यान से समझना, लॉ बनने से पहले उसको तोड़ने के तरीके लोग ढूंढ लेते हैं, इसलिए डेफिनेशन को इंक्लूसिव कर दिया गया। क्या कर दिया गया सर? ये इंक्लूसिव क्या होता है? जो पर्सन की डेफिनेशन है वो स्टार्ट कैसे होती है? पर्सन इंक्लूड्स, इसका मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मींस व्हाट? जो पर्सन की लिस्ट दी है, जो पर्सन की लिस्ट, सिर्फ वो ही पर्सन है या उसके अलावा भी इस टाइप का कुछ कोई बना देता है तो वो भी पर्सन होगा? वो भी पर्सन होगा। जैसे बेटा मैंने क्लासरूम का रूल बनाया, क्या बनाया? कोई रेपर फेंकेगा नहीं, कोई क्लासरूम गंदी नहीं करेगा, कोई पेपर फाड़ के इधर उधर नहीं, कोई लिखेगा नहीं। तो मैंने 4-5 चीजें आपको बता दी, क्या आप इसके अलावा कोई शरारत कर सकते हो क्या? सर हम थोड़ी ना करेंगे बेटा, आप बड़े हो, छोटे बच्चों की बात करो, कोई करेगा क्या? कर सकता है। तो मैं बोलूं पनिशमेंट विल इंक्लूड ऑल दिस एक्टिविटी। इंक्लूड मतलब ये तो आएगी आएगी, ये तो इंक्लूडेड है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? यस। तो कुछ ऐसी चीज जो गवर्नमेंट ने मिस्टेकनली छोड़ दी, सोच ही नहीं पाई, और आपने इस पर्टिकुलर तरीके का, कोई अलग तरीके का आपने क्या कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर दी कुछ भी, तो वो भी क्या होगी? पर्सन में इंक्लूड हो जाएगी। तो मुझे बताओ सिंगल पर्सन, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल। ये पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। लिखना नहीं, अभी सिर्फ समझना है बेटा, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जहां जरूरत पड़ेगी मैं लिखाऊंगा। क्या आपने कंपनी पढ़ी है? क्या होती है? कब पढ़ी आपने? कंपनी क्लास में आपने पढ़ी होगी, राइट? कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्रिएट कैसे होती है? बाय लॉ क्रिएट होती है। और उसका प्रोसेस क्या होता है? आपको क्या करना पड़ता है? रजिस्टर करना पड़ता है या इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। कंपनी सिर्फ बेटा डोमेस्टिक होती है कि बाहर की भी हो सकती है? अगर सर मेरे देश की में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, मेरे देश में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वो क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक कंपनी। पर अगर सर कंपनी यहाँ की नहीं है, ये तो बाहर की है, फॉरेन कंपनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कहाँ इनकॉर्पोरेटेड होगी? आउटसाइड इंडिया। पर बेटा एक बात ये बताना मुझे, लॉ धीरे धीरे बड़ा होता है। एकदम से जो लॉ आप देख रहे हो 25 में, दिस इज नॉट द लॉ जो आज से 100 साल पहले था। सर 100 साल पहले ऑफकोर्स बेटा इनकम टैक्स एक्ट बहुत अभी का नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट बहुत पुराना है। व्हेन वी वर रूल्ड बाय होम? ब्रिटिशर्स, तब से चल रहा है ये। तो तब हो सकता है बेटा कंपनी की डेफिनेशन क्लियर ना हो, तब हो सकता है कि बेटा ये सारी क्लियरिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू नहीं करे हो, और किसी पर्टिकुलर एंटिटी पर, किसी पर्टिकुलर एंटिटी पर उस टाइम पर कंपनी मान करके असेसमेंट चालू हो गया हो। आज से अगर आप देखेंगे आज की तारीख में, तो हो सकता है वो कंपनी नहीं होगी, क्योंकि वो उस टाइम पे रजिस्टर्ड नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी से एक्ट था ही नहीं, हो सकता है। बट उसको कंपनी मान करके, क्योंकि उसके जो ऑपरेशंस थे, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो कंपनी देती थी, उसको कंपनी मान करके क्या कर दिया? असेसमेंट कर दिया उसका। असेसमेंट मतलब उसके टैक्स को कैलकुलेट करा, कंप्यूट करा, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई उसमें, कुछ टैक्स इवेजन का कुछ आया होगा तो उसका असेसमेंट चालू हो गया, मतलब टैक्स का कंप्यूटेशन चालू हो गया। तो ऐसी कोई एंटिटी जिसको अभी नहीं बेटा, बहुत पहले कंपनी मान करके, उसको क्या बोलते हैं? जब भी हम किसी चीज को मानते हैं, डीम्ड एज, तो उसको अगर कंपनी मान करके असेसमेंट उसका कर दिया होगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे, राइट? तो कंपनी में क्या क्या आ जाएगा मुझे जल्दी से बता दो। हेलो, डोमेस्टिक कंपनी आ जाएगी, फॉरेन कंपनी आ जाएगी, और क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, एनी कंपनी विच वॉज असेस्ड, या एनी एंटिटी विच वॉज असेस्ड एज अ कंपनी, जिसको कंपनी मान करके असेस कर दिया था। कब?
1922 के पहले या 1972 के, ये सब पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अब ऐसा भी हो सकता है बेटा, चलो अभी एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं क्या होगा वो। बताओ, दो या दो से ज्यादा लोग, हेलो, दो या दो से ज्यादा लोग जब मिल करके पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। डू यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? यू नो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप होती है, पर कुछ उसके फीचर्स कैसे हो जाते हैं, कंपनी के जैसे। क्यों सर? क्योंकि पार्टनरशिप में पर्टिकुलर पर्सन इंडिविजुअल की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अब बेटा लोग क्या कर रहे थे, लायबिलिटी को लिमिटेड रखने के लिए वो कंपनी बना रहे थे, लायबिलिटी को लिमिटेड रखने के लिए वो कंपनी बना रहे थे, पर एक्चुअल में वो कंपनी है क्या? नहीं, उनका मेन मोटिव था पार्टनरशिप बनाना। पर क्योंकि हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्म में लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, तो पीपल वर व्हाट डूइंग, वो कंपनी बनाने लग गए। गवर्नमेंट को समझ में आ गया, बोला यार रुक जाओ, एक काम करो, हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं, हम पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ये फीचर को क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो एलएलपी बना दी गई, राइट। तो एलएलपी में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म के जैसे फीचर्स होंगे, बट उसकी लायबिलिटी हर पार्टनर की लिमिटेड होगी। मुझे बोलो, बताओ आया क्या? ओके क्या आपको ये बात पता है क्या बेटा, ऐसा हो सकता है कि ये तीनों मिलकर के क्या बना दे, ये तीनों मिलकर के कोई एक बिजनेस चालू कर दे साथ में? हो सकता है, इंडिविजुअल भी है, कंपनी भी है, और पार्टनरशिप फर्म भी है। हो सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल हो सकता है सर। दो लोग जुड़ेंगे तो पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी, कंपनी और कंपनी जुड़ जाएगी तो वो हो जाएगा एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सी दिस इज ऑल्सो पर्सन एज पर द डेफिनेशन, दिस इज ऑल्सो पर्सन एज पर द डेफिनेशन, दिस इज ऑल्सो पर्सन एज पर द डेफिनेशन। तो जब कोई दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर के कुछ बना दे, उसको हम क्या बोल देंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हेलो सर, ऐसा हो सकता है क्या कि दो इंडिविजुअल मिलकर के, कौन बेटा, दो इंडिविजुअल मिलकर के कोई काम चालू कर दे? सर ये तो कवर हो गया पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप फर्म अगर वो नहीं है, टू पीपल आर हैव स्टार्टेड समथिंग, बट वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, उनका इंटेंशन पार्टनरशिप फर्म का नहीं है, और वो रजिस्टर्ड नहीं है एज एलएलपी, तो वो उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मैं आपको बताऊंगा इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, राइट। अब बेटा ऐसा भी होता है क्या, आपने ऐसी मूवीज देखी होगी बेटा जिसमें बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती होगी, और उसमें बहुत सारे उसके क्या होते होंगे, वारिस होते होंगे, मेंबर्स होते होंगे, राइट। तो जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब पूर्वजों की कोई संपत्ति है, उसमें क्या होते जा रहे हैं, मेंबर्स एड ऑन होते जा रहे हैं। ये 7 भाई थे, इन सातों भाई के फिर बच्चे हो गए, बोलो, इनके भी बच्चे हो गए, पर ये जो बिजनेस या प्रॉपर्टी है ये अभी भी है और इनकम जनरेट हो रही है। इसको हम क्या बोल देंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्यों बोला है, क्योंकि ये सिर्फ किस पे अप्लाई होगा बेटा, सिर्फ हिंदू पे। क्या मुस्लिम इसमें कवर्ड होंगे क्या? नो, दे वॉन्ट बी कवर्ड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसके मेंबर्स हैं, और वो मेंबर्स और मेंबर्स को पैदा कर। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा, कोई भी पर्सन या कोई भी चाइल्ड पैदा होते से क्या बन जाता है, एचयूएफ का मेंबर बन जाता है। आपने पढ़ा है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, एज पर दिस एक्ट क्या हो जाएगा, पर्सन, पर्सन हो जाएगा, राइट। एचयूएफ भी क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा। ब्रॉडली मैंने बेटा यहां कवर करा, मैं आपको एक बार एन इंडिविजुअल इज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग, बहुत सिंपल है।
कंपनी कौन है सर? इंडियन कंपनी हो सकती है, या फिर ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है। कोई भी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन हो सकता है, या बॉडी हो सकती है। इसका नाम नहीं दिया उन्होंने क्योंकि इनको ही नहीं पता है वो क्या था। इन्होंने क्या मान लिया एक्ट में, उसको डीम्ड कंपनी मान लिया। ऐसा मान लिया गया कि देखो, एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन या बॉडी, कोई सी भी एंटिटी जो असेसेबल थी या असेस्ड हो चुकी थी, कैसे? एज अ कंपनी, किसी भी असेसमेंट ईयर में। कब? इनकम टैक्स एक्ट 1922 में, हेलो, और या फिर असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑनर फ्रॉम बिफोर द 1 अप्रैल ऑफ 1970। इसका मतलब क्या हुआ? 1970 के पहले, या इनकम टैक्स एक्ट 1922 में किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी को अगर कंपनी मान करके असेस कर दिया, या वो असेसेबल थी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपनी मान लेंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताओ मुझे, क्या कोई लॉजिक दिख रहा है इसके पीछे? बेटा, इनकम टैक्स में कंपनी के ऊपर प्रोविजंस अलग है, इंडिविजुअल के ऊपर प्रोविजंस अलग है। हर पर्सन के अपने अपने अलग से प्रोविजन बने हुए। इंडिविजुअल के रेट्स अलग है, कंपनी के रेट्स अलग है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई सी भी एंटिटी थी उस टाइम पे, पर उसको उसकी डेफिनेशन, कंपनी की डेफिनेशन भी क्लियर नहीं था कि इसको हम क्या मानेंगे? कंपनी, राइट? बाद में पता पड़ा कि यार ये क्या हो सकती है? कंपनी। या उस टाइम की डेफिनेशन में वो कंपनी थी, उसके ऊपर असेसमेंट चालू हो गया। असेसमेंट हम क्या बोलते हैं बेटा? जब भी मान लो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा है, आपकी कोई इनकम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर असेसमेंट चालू करा, मीन उसके ऊपर कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी, आपको बुला करके कि हम आपके इनकम को क्या करेंगे? असेसमेंट। ये एक तरीके से प्रोसेस होता है, राइट? हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो अगर कोई ऐसी एंटिटी पे असेसमेंट उस टाइम पे चालू कर दिया, क्या मान करके? कंपनी मान करके। अब बेटा नए लॉज आ गए, अब आप खड़े होकर बोल दो सर ये तो कंपनी की डेफिनेशन में सूट नहीं हो रही है, कंपनी की डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रही है आज की तारीख में। तो फिर भी अगर असेसमेंट उस टाइम पे एज अ कंपनी चालू हो गया, तो उसको फिर भी क्या मान लिया जाएगा? इस एक्ट में कंपनी मान लिया जाएगा और उस पर असेसमेंट होगा, राइट? ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट बेटा देखो, ये पॉइंट मैं चाहता हूं आप मुझे पढ़ के बताओ। इसमें एक स्पेशल पावर दी हुई है सीबीडीटी को। हम्म, राइट। इसमें क्या बोल रहे हैं बेटा कि सीबीडीटी अगर चाहे तो वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास करके किसी भी एंटिटी को, किसी भी एंटिटी में कौन बेटा? कोई भी इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन ऑफ कोई बॉडी है, उसको बोल सकती है कि हम इसको क्या मान रहे हैं? कंपनी मान रहे हैं, राइट? अब वो कैसे कंपनी मान सकते हैं? या तो जनरल ऑर्डर पास करके, जनरली हम इन सबको कंपनी मानेंगे, ये ऑर्डर पास हो गया तो वो सारी उस कैटेगरी में जो फॉल करेगी उसको क्या मान लिया जाएगा? कंपनी। या कोई स्पेसिफिक या स्पेशल ऑर्डर पास करके बता सकते हैं कि हम इसको क्या मान रहे हैं? कंपनी, राइट? तो सीबीडीटी के पास पावर है कि सीबीडीटी चाहे तो पर्टिकुलर कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर एसोसिएशन, उसको क्या बोल सकती है? कंपनी बोल सकती है, राइट? बोलो सर ये तो दादागिरी है। बिल्कुल दादागिरी है बेटा, राइट? ये दादागिरी है। किसमें? लॉ में दे दिया गया पावर की सीबीडीटी जिसको कंपनी मानना चाहे वो ऑर्डर पास करके क्या कर सकती है? हेलो, राइट? बहुत बहुत बढ़िया बेटा। फर्म्स में क्या आ सकता है? पार्टनरशिप फर्म, वेरी गुड। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या आएगा? ये डेफिनेशन बेटा मैं आपको पढ़ाता हूं, इसके लिए मुझे आप टाइम दो, पहले हम आगे पढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस वो टू और मोर पर्सन जो किसी कॉमन पर्पस के लिए ज्वाइन करते हैं और हेलो इनकम और प्रॉफिट या गेन्स को क्या करने के लिए? अर्न करने। कोई भी इनकम, प्रॉफिट या गेन्स के लिए
दो या दो से ज्यादा पर्सन साथ में मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एओपी। अच्छा सुनना बेटा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एओपी मस्ट बी टू प्रोड्यूस इनकम। द मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए एओपी का? इनकम को प्रोड्यूस करना। पर लास्ट वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर उसमें से कोई एक पर्सन उठ के बोल दे कि यार मेरा तो इनकम कमाने का कोई मोटिव नहीं था, तो भी क्या मान लिया जाएगा उसको? एओपी। तभी लिखा हुआ है यहां पे, इट इज नॉट इनफ दैट द पर्सन रिसीव द इनकम जॉइंटली। जॉइंटली इनकम हो सबकी, दैट इज नॉट इनफ। लोकल अथॉरिटी क्या होती है? जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, कोई भी गवर्नमेंट की इक्विवेलेंट यूनिट हो गई, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, कोई ऐसी अथॉरिटी हो गई, उसको भी हम क्या बोल देंगे? पर्सन। सर क्या इनकी इन एंटिटीज पे भी टैक्स लगता है क्या? इनकी सारी इनकम पे तो बेटा टैक्स नहीं लगता है, कुछ कुछ ऐसी इनकम होती है जिसपे टैक्स लगता है। जनरली इनकी इनकम क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट। पर इसको भी कैटेगरी में हेलो डाल दिए। एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द अबाउ कैटेगरी, ये रेसिडुअल क्लॉज है बेटा। मतलब जो ऊपर नहीं फॉल कर रहा है वो सब किस में आ जाएंगे? ये वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। इसमें बेटा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आ गए, मंदिर आ गए, ट्रस्ट, कुछ भी हो गया, राइट, वो सब इसमें आ जाएगा। अब आ जाओ बेटा यहां पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। BOI डिनोट द स्टेटस ऑफ पर्सन हु आर असेसेबल इन लाइक मैनर। लाइक मैनर मतलब क्या? हाँ, इधर इन द सेम वे और सिमिलर वे। इधर इन द सेम वे, तो ये कैसे असेसेबल है बेटा? असेसेबल इन अ लाइक मैनर। इसका मतलब क्या हुआ? आप इंडिविजुअल हो, आप इंडिविजुअल हो, राइट? क्या एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन आप दोनों सेम तरीके से, सिमिलर तरीके से असेस करोगे? देखिए, इनकम अगर कंपनी है तो उसका असेसमेंट का तरीका चेंज हो जाएगा, उसकी इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में चेंज हो जाएगा। ये दोनों मिले तो क्या बन जाएंगे? एओपी। पर अगर कोई इंडिविजुअल है जिनकी इनकम एक जैसे ही असेस हो रही है, वो कहां पर आ जाएगा बेटा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। एंड टू द सेम एक्सटेंट एज द बेनिफिशियरीज इंडिविजुअली। बेनिफिशियरी कौन होता है? जिसको बेनिफिट होता है। आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई तो बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिट कौन लेंगे? उसके दोनों पार्टनर्स लेंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना, कुछ लोग आए मिलकर के, उन्होंने कुछ काम चालू करा, बेनिफिट किसका होगा? उन लोगों का होगा, तो वो क्या हो गए? बेनिफिशियरी हो गए। तो इसमें वो लोग आ जाएंगे, वो लोग आ जाएंगे जिसकी इनकम एक जैसे टैक्स होती है, और बेनिफिशियरी क्या हो जाते हैं? जल्दी से बताओ। सेम एक्सटेंट तक टैक्स होते हैं, राइट? एक सेम एक्सटेंट तक और सिमिलर वे में उनका टैक्सेशन होता है। तो यहां पर बेटा एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इस पॉइंट पे ध्यान दो, इस पॉइंट पे ध्यान दो। द ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ BOI इज नॉट टू प्रोड्यूस इनकम। ये जनरली सोशल वेलफेयर के लिए बनती है। तो देखो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वुड बी ए जस्ट बॉडी विदाउट एन इंटेंशन टू गेट टुगेदर। उनका इंटेंशन जरूरी नहीं है, अगर दो तीन लोग साथ में आकर के उन्होंने कुछ करा तो उसको हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मान लेंगे। पर एसोसिएशन में इनका इंटेंशन क्या होता है? ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आते और प्रॉफिट के मोटिव से आते। हेलो, इसके जो मेंबर होते हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल होंगे कि इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं? इसमें दोनों हो सकते हैं, और इसमें सिर्फ कौन होंगे? इंडिविजुअल होंगे। इनका ऑब्जेक्ट होगा प्रोड्यूस इनकम। इनका ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया क्या होगा। बोलिए, आया क्या बेटा समझ में? वेरी गुड, ठीक है। हमने जनरली बेटा एक कॉन्सेप्ट देखा, इन जनरल प्रीवियस ईयर की इनकम कब टैक्सेबल होती है? असेसमेंट ईयर में। ऐसा जनरली होता है। हेलो, बट बेटा इसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या है इसके? इसके कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन इसलिए रखना जरूरी है बेटा ताकि टैक्स को लोग इवेड नहीं कर पाए, टैक्स की चोरी नहीं कर पाए, भाग नहीं जाए। मुझे एक बात बताओ, मेरा कोई बिजनेस था, वो मैंने चालू करा, पर उसको पर्टिकुलर पर्पस के लिए चालू करा। जैसे दिवाली पे जो क्रैकर सेल होते हैं,
पर्टिकुलर पर्पस था, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए था, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए था। यहाँ नवरात्रि में जब गरबे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं, तो मिलकर के क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, गरबे का इवेंट कराते हैं और वो फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। अब ऐसे जो लोग हैं बेटा, जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम कर रहे हैं और उसके बाद उस इवेंट के खत्म होने के बाद अलग अलग हो जा रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, ऐसी इनकम के लिए क्या हमें वेट करना चाहिए क्या, टैक्स करने के लिए? करना चाहिए क्या? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मुझे बताओ? फाइनेंशियल ईयर में ही हो रही है, तो इसका असेसमेंट कब होगा, इसका टैक्स कब भरा जाएगा? असेसमेंट ईयर। अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। एक कोई शिपिंग कंपनी है, शिप पता है, ये शिपिंग कंपनी है। ये शिप बेटा इंडिया में आता है, कहां आता है ये? और जो भी ये सामान लोड अनलोड करके ये वापस चला जाता है। आया, सामान लोड अनलोड करा, चला गया। जरूरी नहीं है शिप इंडियन ही हो, ये हो सकता है शिप किसका हो, फॉरेन शिप हो। ये आया और चला गया। अब हो सकता है उसके बाद कभी आया या नहीं है। क्या इसकी इनकम टैक्सेबल कैसे होगी मुझे बताओ? इसके लिए हमें वेट करना चाहिए क्या असेसमेंट ईयर का? नहीं करना चाहिए। अब ऐसे बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, सीन सिनेरियोज होते हैं, जिसमें आपको टैक्स के लिए, टैक्स लेने के लिए, इनकम पर टैक्स लगाने के लिए हो सकता है इस कॉन्सेप्ट को, जो जनरली प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर में टैक्स लिया जाएगा, इसको क्या करना पड़े, हाँ इसको साइड में रखना पड़े। एक और एग्जांपल में लेता हूं। ये पर्सन है बेटा, इसने इनकम अर्न करी 23, 24 में, और बेटा ये परमानेंट आउट ऑफ इंडिया जा रहा है और इसका इंटेंशन नहीं इंडिया में वापस आने का। ये भी एक केस हो गया। अब सर ये लोग तो इंडिया में वापस आएंगे ही नहीं, ये तो चले गए परमानेंट इंडिया छोड़ के, कहां ढूंढेंगे बेटा इनको इनकम टैक्स ऑफिसर, राइट? ऐसे भी बेटा बहुत सारे केस हो सकते हैं कि इसने बेटा बहुत सारी वेल्थ बनाई, कोई भी पर्सन ने बहुत सारी वेल्थ बनाई, बहुत सारी इनकम अर्न करी। अब इसको डर है कि इसके ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। इसने टैक्स की चोरी करी। अब वो क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने असेट को ट्रांसफर करते जा रहा है। क्या करते जा रहा है? ट्रांसफर। क्यों ट्रांसफर कर रहा है? क्योंकि उसका इंटेंशन सही नहीं है। उसको पता है कि अगर मेरे ऊपर कुछ ऐसा हुआ, कुछ भी केस हो गया या कुछ भी मेरी इनकम को अगर असेस करा या मुझे पकड़ लिया, तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी तो कैसे लेंगे, राइट? तो ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं प्रैक्टिकली। उसके लिए यहां पर क्या कर दिए बेटा, एक्सेप्शन क्रिएट कर दिए। सबसे पहला क्या आ रहा है, सेक्शन 172। सेक्शन अभी आप इग्नोर करो, कोई इशू नहीं है। इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग। तो पहले क्या बात है, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, यानी इंडिया का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, और इनकम उसकी कहां से होनी चाहिए, शिपिंग से। So any non-resident who carries on a shipping business or earns income at any port in India. Port you know क्या होता है, ओशन के पास में पोर्ट फॉर द शिप, ठीक है। शेल बी चार्ज टू टैक्स बिफोर द शिप इज अलाउड टू लीव इंडियन पोर्ट। इंडियन पोर्ट से शिप जाए उसके पहले उसको क्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। पर बेटा यहां पर टैक्स जो लगता है वो प्रिजम्पटिव 7.5% लगता है। जो भी फ्रेट उसने, जो भी फेयर लिया, जो भी फ्रेट लिया। ऐसा क्यों सर? बेटा इनकम पर जब भी टैक्स लगेगा तो गवर्नमेंट दो चीजें कर सकती है, या तो पर्टिकुलर अच्छे से लॉ बना दे, उसके पीछे प्रोविजंस बना दे कि आप इसको फॉलो करो, ऐसे इनकम कैलकुलेट करो, टैक्स भरो। पर गवर्नमेंट को पता है कि हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली नहीं रख पाते, अपना ऑडिट नहीं करा पाते, तो उसके लिए भी टैक्स का एक अलग तरीका निकाल दिया कि उनको भी प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स पे कर सकते हैं वो चाहे तो। प्रिजम्पटिव बेसिस क्या होता है कि आपका टोटल रेवेन्यू के ऊपर कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट ने बता दिया, टैक्स लगेगा, आप उतना पे कर दो, राइट? यहां पर क्या बताया, इनको जो टैक्स पे करेंगे वो कितना रेट होगा बेटा, किस पर, जो भी उन्होंने फेयर या फ्राइट चार्ज करा है। इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया ईदर परमानेंटली और लॉन्ग ड्यूरेशन। असेसिंग ऑफिसर मतलब बेटा ये आईटी ऑफिसर, देखो मैंने दिया है यहाँ पे, राइट?
आईटी ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है कि कोई इंडिविजुअल इंडिया को परमानेंटली लीव करके जा रहा है या लंबे समय के लिए जा रहा है, हेलो, और उसका कोई इंटेंशन नहीं है इंडिया उस असेसमेंट ईयर में, देन द इनकम इज चार्ज टू टैक्स ड्यूरिंग द सेम असेसमेंट ईयर। उसी वक्त उसका क्या कर दिया जाएगा, इनकम ऑफ बॉडी फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब पर्टिकुलर कोई इवेंट के लिए बॉडी फॉर्म हुई है, जैसे डांडिया इवेंट हो गया या कोई और ऐसा इवेंट हो गया, और वो उसी करंट ईयर में, करंट असेसमेंट ईयर में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, यानी उसको सब इधर जितने भी लोगों ने मिलकर के बनाया वो सेपरेट हो जाएंगे और उसको डिसॉल्व कर देंगे। एक और यहां पर देखो, इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर इज असेट विद द व्यू टू अवॉइड टैक्स। तो कोई असेट को ट्रांसफर कर रहा है, उसका पर्पस क्या, इंटेंशन क्या है, मुझे टैक्स को पे करना नहीं पड़े। और मुझे बताइए, इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, कोई सा ऐसा बिजनेस बेटा जो उस साल क्या हो गया, डिसकंटिन्यूड हो गया, अब आपका कोई इंटेंशन उसको फर्दर कैरी करना नहीं है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर रूल के एक्सेप्शन हो जाएंगे। एक बार बेटा पॉइंट 4 पूरा पढ़ो आप। राइट, तो इसमें लाइकली टू चार्ज, सेल, ट्रांसफर, डिस्पोज और अदरवाइज पार्ट। चार्ज मतलब लोन, चार्ज का मतलब क्या होता है, उसने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या ले लिया, लोन ले लिया। उसके बाद क्या, उसको सेल करना चाहा। ट्रांसफर मतलब हो सकता है किसी फैमिली मेंबर के नाम पे ट्रांसफर कर दे, या उसको डिस्पोज कर दे। डिस्पोज यानी कुछ भी, डिस्पोज में हो सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी को इधर उधर ठिकाने लगा दे। और अदरवाइज पार्ट है, किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी से अलग हो जाए, क्योंकि बेटा प्रॉपर्टी उसके साथ है तभी तो प्रॉपर्टी से टैक्स लिया जा सकता, अदरवाइज टैक्स। तो ऐसे केस में, ऐसे सीन में क्या हो सकता है, इनकम पर ड्यू डेट जो उसके पहले ही टैक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है, कल हम फिर मिलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए।